प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के नारीशास्त्र का अगला पाठ गुट निरपेक्ष आंदोलन का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं, शीत युद्ध के समय विश्व में दो गुट या दो ध्रुव था। एक गुट का नाम साम्यवादी रूस, दूसरे गुट का नाम पूंजीवादी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में था। इन दो गुटों के कारण विश्व जो है दो गुटों में बट गया था, जिससे शांति के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। ऐसे समय में विश्व के नवस्वाधीन देशों जैसे एशियाई देश, अफ्रीकी देश अथवा लैटिन अमेरिकी देशों ने ये सोचा कि हम जो है एक अलग गुट में रह करके अपना जो है अपेक्षित विकास कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग देखे कि शीत युद्ध की जो गुटबाजी की भयावहता था, जो संकट था, उससे शांति के बगैर विकास संभव नहीं था। इसलिए इन देशों के नेताओं ने ये समझा और उचित समझा कि हम जो है दो गुटों के अलग एक निर्गुट रह करके अपना विकास कर सकते हैं। तो इन्हें जो है निर्गुट रहने के संकल्प को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से हम आप जानते हैं, जिसे नॉन अलायंस्ड मूवमेंट कहा जाता है। प्रायः 9 स्वाधीन देश को विकासशील देश भी कहा जाता है। इस विकासशील देशों को तीसरा विश्व भी कहा जाता है। तीसरा विश्व अर्थात इसके पहले दो विश्व कौन थे? तो प्रथम विश्व जाना जाता है विकसित देश अमेरिका के नेतृत्व में, जो पूंजीवाद के समर्थक थे। दूसरा विश्व सोवियत रूस के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक कहे जाते थे। तो यह जो है, इसलिए तृतीय विश्व जो है, जो विकासशील देश थे, इनको कहा जाने लगा। वर्तमान में ये विकासशील देश अथवा तृतीय विश्व का नाम ग्लोबल साउथ भी लोग जानते हैं या पुकारते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये गुट निरपेक्ष आंदोलन तृतीय विश्व के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए क्या मापदंड तय करता है। तो प्रायः विश्व में अमेरिका और रूस गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में ये राय रखते थे कि यह जो है नीति अवसरवादी नीति है। यह नीति अवसरवादी नीति है, तो इन्होंने ये आलोचना किया। इसके अलावा जो तटस्थता एक शब्द है, तटस्थता का आशय गुट निरपेक्ष आंदोलन से लगाया गया। आइए हम जानते हैं तटस्थता और गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या अंतर है। तो तटस्थता का आशय है कि विवाद की स्थिति में किसी का पक्ष न लेना ही तटस्थता है। गुट निरपेक्षता का आशय यह है कि विवाद की स्थिति में गुण दोष को मेरिट करते हुए गुण का समर्थन करना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूवमेंट है। अगली आती है शब्दावली असंलग्नता। असंलग्नता को भी गुट निरपेक्ष आंदोलन से लोग जोड़ते हैं, लेकिन असंलग्नता को भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में अंतर दिखाई देता है। तो विवादों की स्थिति में जहां विवाद स्थिति उत्पन्न हो, उस विवाद में किसी के साथ न रहना, किसी के साथ न देना असंलग्नता है। जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का यह सिद्धांत है कि विवाद की स्थिति में हम सही का पक्ष रखेंगे, सही को समर्थन करेंगे, यह गुट निरपेक्षता है। तो इस धारणा से हट करके जो है गुट निरपेक्षता का जो है एक गुट कायम हुआ, जो 1955 में ये एशियाई के स्वाधीन देश, अफ्रीकी स्वाधीन देश, लैटिन अमेरिकी के स्वाधीन देशों ने मिलकर के एक संकल्प लिया, जो 1955 में यूगोस्लाविया के इंडोनेशिया के वार्डनम सम्मेलन में इन्होंने एक निर्णय लिया। उसमें एशियाई अफ्रीकी देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लिया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम नासिर ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने उसमें सहभागी थे। उस मंच से ये लोग ये धारणा अपनाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो है एक नया आयाम दिया जाए। तो उस धारणा को 1956 में इन नेताओं के द्वारा दोहराया गया और जिसका प्रबल समर्थन इंडोनेशिया के प्रधान राष्ट्रपति सुकार्नो
और घाना के राष्ट्रपति क्वामे इंक्रामाहू ने समर्थन किया, जिससे आगे चल करके 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 25 देशों के प्रमुखों ने इसमें उपस्थित हुए और हस्ताक्षर किए। उसमें इसके कार्यप्रणाली के बारे में सहमति जताए और इच्छा जाहिर किए इस मंच को हम लोग आगे भी ले जाएंगे। इसमें जो है कुछ कार्यप्रणाली तय की गई। यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कोई संस्था कार्य नहीं करती है, फिर भी 2 संस्थाएं देखने को मिलती है, एक समन्वय ब्यूरो, एक सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो एक विचारशील सतत सक्रिय संस्था है और सम्मेलन 2 तरह के होते हैं, संबंधित देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा संबंधित देशों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। तो यह 2 तरह के काम करते हैं। तो प्राय शिखर सम्मेलन 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ये जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, तो द्वितीय शिखर सम्मेलन 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित किया गया। इस तरह से आगे चल करके हम देखते हैं कि 1983 में भारत में 7वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका नेतृत्व किया और उसमें 101 देशों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हुए। आगे चल करके वर्तमान में 2019 अक्टूबर में 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो यह अजरबैजान के राजधानी बाकू में इसका सम्मेलन हुआ, बाकू शहर में। और इसमें जो है इस सम्मेलन में 120 सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई और 17 पर्यवेक्षक सदस्य इसमें उपस्थित थे। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य क्रियाशील हैं या सदस्य हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो 1955 से रास्ता तय किया था, वो 2019 आते आते जहां 25 सदस्य उपस्थित थे, वहां संख्या 120 से आगे हो गई है। तो इसलिए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा है। इसके सिद्धांत, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत को हम आप देखेंगे। सिद्धांत में प्रायः 5 सिद्धांत शामिल किया गया है, जिसमें पहला है स्वतंत्र विदेश नीति। सिद्धांतों में स्वतंत्र विदेश नीति, अर्थात 2 गुटों की दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक या मानने वाले देशों ने अपनी विदेश नीति अपने आर्थिक, अपने राजनीतिक, अपने संसाधन के हिसाब से धारणा बनाए, जो वो किसी गुट के दबाव में नहीं था। इसलिए यह जो है एक उपलब्धि सिद्धांत माना गया कि कोई भी देश अपने सीमा के अंदर अपने भौगोलिक, अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक गतिविधियों के कलेवर में इसका निर्णय करे। अगला इसमें है उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरा सिद्धांत अपनाया गया उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद जानते हैं, जो विकसित देश थे विश्व के गरीब देशों का किसी न किसी रूप में शोषण कर रहे थे, कब्जा किए हुए थे। तो उससे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थन वाले देशों ने यह तय किया कि हम विश्व में किसी भी उपनिवेशवादी सिद्धांत को समर्थन नहीं देंगे और उसका विरोध करेंगे। इन्होंने अगला सिद्धांत अपनाया सैनिक गुट का विरोध। सैनिक गुट का विरोध अर्थात यदि विश्व में कोई भी देश किसी महाशक्ति के साथ सैनिक गुट का समझौता करता है, संधि करता है, तो उसको अपने सदस्य में शामिल नहीं करेंगे और न ऐसे सदस्य को जो है मान्यता दिया जाएगा। यह सिद्धांत अपनाया गया। अगला सिद्धांत अपनाया गया है 2 महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय समझौता। द्विपक्षीय समझौता अर्थात जो दोनों महाशक्तियां थी
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, इन महाशक्तियों के साथ विकासशील देश या निर्गुट आंदोलन के देश किसी के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं करेंगे। यह उनका सिद्धांत अपनाया गया। अगला सिद्धांत अपनाया इन्होंने कि इसमें महाशक्तियों के साथ सैनिक अड्डा का विरोध, सैनिक अड्डा का विरोध, अर्थात ये दो महाशक्तियों का कोई भी नव स्वाधीन देश, विकासशील देश या निर्गुट आंदोलन का समर्थन करने वाला देश अपने भूक्षेत्र में, अपने देश में कोई सैनिक अड्डा बनने की सहमति नहीं देगा। यह सिद्धांत अपनाया गया। इसके अलावा समय समय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सिद्धांत को जो है जोड़ना जारी रहा और जोड़ते गए समय हिसाब से। जैसे आतंकवाद के मुद्दे को शामिल किया गया, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को शामिल किया गया, वैश्विक मंदी के समय इसमें मुद्दा बनाया गया, सिद्धांत अपनाया गया, गरीब देशों के विकास का सिद्धांत शामिल किया गया। तो समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान में नई आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग का मुद्दा इसमें शामिल किया गया। तो ये जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? गरीब देशों का आर्थिक मंच, अर्थात विकासशील देशों के साथ आर्थिक मंच। तो तीसरी दुनिया के देश जो गरीब थे, कम विकसित थे, विकासशील के लिए प्रयासरत थे, तो ये लोग जो है अपने आर्थिक लेवल पर अपने एक मंच बनाया जिसे दक्षिण दक्षिण आयोग के सहयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है उन्होंने अपनाया 1987 में एक आयोग बना जिसे दक्षिण आयोग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण आयोग जैसे कहते हैं ब्रकलैंड आयोग, इसका एक नाम और किया गया है ब्रकलैंड आयोग। इसका आशय यह है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के नाम से इस आयोग को जाना जाता है। इसका आशय है कि गरीब देशों का जो आर्थिक स्तर से कमजोर देश थे, ये एक मंच के रूप में उपस्थित होकर के अपना नई ढंग से अपने आर्थिक विकास को ऊपर आगे ले जाएंगे। तो इसलिए यह जो है 1987 में ये जो है नया आयोग बनाया गया। तो 1987 में ही एक संयुक्त राष्ट्र संघ के निगरानी में निर्गुट आंदोलन वाले देशों ने एक अपनाया जीवंत विकास के लक्ष्य को अपनाया। एक नया सिद्धांत अपनाया जीवंत विकास। जीवंत विकास क्या है? जीवंत विकास है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन इस तरह से किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ शेष बचा रहे। यह जीवंत विकास है। क्यों? अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है धरोहर के रूप में कुछ प्रकृति के जो है दोहन नहीं किया जाएगा। हम परिणाम देख रहे हैं। आज जो वुहान का वायरस संक्रमण पूरे विश्व में छा गया है, यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही है। इसलिए प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ न करना, सीमित प्रकृति का प्रयोग करना, यह जो है जीवंत विकास है, जिससे मनुष्य की जीवितता बनी रहे, मनुष्य का जीवन निर्वाह गति से चलता रहे। ऐसा न हो एकाएक इसका जीवन में ब्रेक आ जाए। जो हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में आकर के एक ठप सा हो गया है, लॉकडाउन की स्थिति में आ गया है, हार्ट स्थिति में आ गया है। यह जो है बचने के लिए हम जीवंत विकास को लक्ष्य के 1987 में इसको जो है शामिल किया गया और विकासशील देशों का सिद्धांत अपनाया गया। तो आइए देखते हैं विकासशील देशों या निर्गुट आंदोलन का जो है क्या योगदान है, विश्व में क्या योगदान है। तो इनका योगदान देखेंगे कि विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का क्या योगदान है। तो पहला योगदान हम देखते हैं, इसमें जो है शीतकालीन गुटबंदी से निजात। जो शीतकालीन गुटबंदी जैसा कि हम जानते हैं, अर्थात विश्व में दो गुट था। इन दोनों गुटों के प्रभाव को कम करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सक्रिय सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि इनका समर्थन नहीं दिया। और तीसरा विश्व का विकल्प रखा, तो एक मंच बनाया। इस मंच के नाते दो गुट का जो है बढ़ावा या जो है गति रुक गई। तो यह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शीतकाल के गुट को बढ़ाने में ये जो है रोक का काम किए हैं। अगला है विश्व शांति की स्थापना में प्रयास। विश्व शांति की स्थापना में प्रयास हम आप जानते हैं
दो गुटों के चक्कर में विश्व में गुटबंदी बन गई थी, लामबंदी हो रही थी, नाकेबंदी हो रही थी। ऐसे में विश्व शांति खतरा उत्पन्न हो गया था। इस खतरे में जब तीसरा गुट का आविर्भाव गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में 1961 में सक्रिय हुआ, तो विश्व के शक्तिशाली देशों के लिए यह जो है एक सोचने का प्लेटफॉर्म बन गया कि हम अपने नीति में परिवर्तन लाएं। उसका परिणाम क्या हुआ? ये सीमित परमाणु परीक्षण और परमाणु अप्रसार संधि, इनके माध्यम से ये शक्तिशाली देशों ने अपने द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का रोक लगाया या परमाणु के ज्ञान फैलने से सहमति जताए कि फैलने न पाए। तो यह जो है हम देखते हैं शीतकाल के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के द्वारा एक दबाव बनाया गया कि विकसित देश, शक्तिशाली देश अपने आयुधों को, चाहे आणविक आयुध हो चाहे अन्य आयुध हो, इसको जो है विश्व के लिए जो है इसका उत्पादन या इसका निर्माण हम करें या रोक दें। और क्या करना पड़ा? अगला इसमें है स्वतंत्र विदेश नीति। अगला इसमें दिया गया है स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति अर्थात कोई भी निर्गुट आंदोलन का समर्थन करने वाला देश अपनी नीति को अपने संप्रभुता, अपने राजनीतिक स्थिरता के दायरे में रह करके वह अपनाया, जो आगे चल करके हमको जो है देखने को सफल मिलता है। तो यह जो है योगदान है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है समालोचना। तो हर मुद्दे का, हर क्रिया का पक्ष और विपक्ष होता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी कुछ समालोचक लोग निंदा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे उनका मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है नीति में अनिश्चितता है, ये नीति निश्चित नहीं है। जैसा कि अमेरिका और रूस के द्वारा ये आक्षेप लगाया गया, गुट निरपेक्ष नीति जो है अवसरवादी है। तो यह जो है देखने को मिलती है। समालोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति जो है अनिश्चित है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने भी यह आरोप लगाया है कि यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो विदेश नीति है वह सुनिश्चित नहीं है। अगला इन्होंने आरोप लगाया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो विदेश नीति है उसमें सुसंगतता नहीं है, अर्थात कथनी और करनी में अंतर है। हम देखते भी हैं, ये समझौता हुआ है सिद्धांत में कि विश्व के गुट निरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 1971 के युद्ध के समय जब पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध होने वाला था, खतरा हुआ था, तो 1971 युद्ध के समय रूस के साथ भारत ने एक समझौता किया था जो कथनी और करने में अंतर हमको दृष्टिगोचर होता है। यह जो है समालोचना करते हैं समीक्षक। फिर भी समीक्षकों ने भी माना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन वाकई आलोचना का ही विषय है। तो आइए हम देखते हैं इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो शीत युद्ध काल के दायरे के बाहर निकलेंगे हम, तो हम विचार करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, अर्थात यह जो है हमारा क्या इसकी योगदान है। अर्थात 1991 में जब विश्व में दो ध्रुवता की समाप्ति हो गई, रूस का विघटन हो गया, सिर्फ अमेरिका ही एक देश बचा जो शक्तिशाली देश माना गया, तो दो ध्रुवता के स्थान पर एक ध्रुवी विश्व की कल्पना की जाने लगी। उस एक ध्रुवी विश्व में हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान है। तो पहला इसमें है कि विदेश नीति का गुण दोष के आधार पर निर्धारण। विदेश नीति गुण दोष के आधार पर निर्धारण। तो विश्व में जहां गुटबाजी से प्रभावित होकर के गुट के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विदेश नीति बनती थी, वहां अब जो है गुट के मेरिट के अलग होकर के विकास की मेरिट से, उन्नति की मेरिट से, शांति की मेरिट से यह जो है विदेश नीति तय की जाने लगी। यह इसका एक फायदा हुआ। 1991 के बाद नौ स्वाधीन देशों ने उसके पहले से ही गुण दोष आधार पर विदेश नीति तय किए थे, उसी को आगे बढ़ाते रहे। यह इसका प्रमुख योगदान गिना जाता है। अगला इसमें योगदान है कि विदेश नीति के स्थान पर एक जो मंच बना
स्वाभाविक समानता का मंच, स्वाभाविक समानता का मंच, स्वाभाविक समानता। जाके पैर में फटी बिवाई और सो क्या जाने पीर पराई। तो जो पराधीन देश थे जब स्वाधीन हुए तो पराधीनता के जो कष्ट है, जो दुख है, वो पराधीन देश ही जान सकता है। तो पराधीन देशों जैसे एशियाई देश, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश, इन लोगों ने एक साझा मंच बनाया। इनके पास एक साझा जो है समान भाव था कि हम आप पीड़ित हैं, तो पीड़ित का जो है सहयोग करने के लिए एक मंच बनाया जो समान भाव उत्पन्न हुआ। यह जो है योगदान गिना जाता है। अगला योगदान संप्रभुता या अखंडता का जो है भावना का प्राप्त करना। संप्रभुता या अखंडता, स्वाधीन भारत के पास, पराधीन भारत के पास, या यूँ कह लीजिए व्यक्ति, गुलाम व्यक्ति के पास उसकी आत्मा की कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से जब भारत पराधीन था, इसकी संप्रभुता, इसकी आत्मा जंजीरों से जकड़ी हुई थी जो ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित होती थी। जब स्वाधीन भारत हुआ, इसकी आत्मा जो है आज़ाद हुई 47 में, और तब से भारत जो है अपनी आत्मिक ऊर्जा, अपनी आत्मिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हुआ। तो यह जो है देश की संप्रभुता आज़ादी होने के बाद देश के हिसाब से धड़कना शुरू हुआ। इसलिए ये जो संप्रभुता की भावना आई, जो आत्मा की बात आई, यह जो है यह कम उपलब्धि नहीं है। और इसके अलावा नव स्वाधीन देशों ने अपने भूक्षेत्र को बंटने नहीं दिया या उसको बचाए रखा। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत का बंटवारा भी हुआ, लेकिन तब भी उस गुलामी से अपेक्षा यह जो है हानि कम दिखती है। तो संप्रभुता और अखंडता गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का जो है एक जो है प्रमुख उपलब्धि गिनी जाती है। अगले उपलब्धि में वैश्विक मंच की स्थापना। वैश्विक मंच, जैसा कि हम आप जानते हैं, विश्व में 2 मंच थे। एक का नेतृत्व प्रथम गुट वाले, दूसरे का द्वितीय गुट वाले कर रहे थे। तो तीसरा मंच, वैश्विक मंच की स्थापना, अर्थात जो तृतीय विश्व वाले थे, विकासशील देश वाले थे, इन लोगों ने अपने लिए एक ऐसा मंच बनाया जो विश्व की समस्याओं पर अपने ढंग से विचार विमर्श कर सकते थे। इसलिए इसे तृतीय विश्व का मंच की संज्ञा दी जाती है। ये भी निर्गुट आंदोलन का जो है महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धि गिनी जाती है। अगला इसमें है दक्षिण आयोग की स्थापना। दक्षिण आयोग अर्थात विकासशील देशों का या गरीब देशों का एक आर्थिक मंच बना, जो वे है अपने आर्थिक संसाधन से, अपने प्राकृतिक समृद्धता के नाते वे जो है अपने में ही व्यापार का आदान प्रदान किए, से दक्षिण आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दक्षिण आयोग से प्रभावित होकर के 1990 में द चैलेंज टू द साउथ की नीति को अपनाया। अर्थात जो साउथ का चैलेंज है, गरीबी को दूर करना, विकास को प्राप्त करना, उसका परिणाम हुआ। इस चैलेंज के नाते आज भी जो है ब्राजील, चीन, भारत, जो कभी विकासशील देश थे, आज विकसित देश की श्रेणी में गिने जाते हैं, जो तीसरी विश्व का विकल्प रखे हुए हैं। अगला इसमें है बहुपक्षीय विश्व की कल्पना। बहुपक्षीय विश्व की कल्पना, बहुपक्षीय माने जैसा कि हम जानते हैं विश्व में 2 गुट था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। तीसरा विश्व विकासशील देश गिने गए। 2 गुट के अलावा 1991 के बाद एक ध्रुवीय विश्व हो गया और उसके बाद वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व हो गया, जो कि चीन, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये नव उभरते हुए देश हैं। तो इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नई विश्व का, एक तृतीय विश्व का जो है एक संकल्प दिया, एक धारणा दिया कि विश्व अब जो है 2 ध्रुवता के भय से निकलने के बाद एक ध्रुवीय विश्व की जो आगोश में आ गया था, अब जो है बहुध्रुवीय विश्व के रूप में
अपना रूप बदल सकता है, अपना जो है कलेवर निखार सकता है। तो इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उपलब्धि है, इन उपलब्धियों के माध्यम से हम जाने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है निष्क्रिय संस्था, निष्क्रिय कार्य नहीं था, ये जो अच्छा कार्य था जो अपनी पहचान देने के लिए विश्व के देश गिने जाते हैं। इसलिए आज का पाठ इतना ही। हम आप लोगों से आशा रखते हैं आप लोग भी इसके संबंध में कुछ प्रश्नावली लिख करके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। जैसे हम प्रश्न दे रहे हैं आप लोग लिख लीजिए। जैसे पहला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अगला लिख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने नामों से जाना जाता है? और अगला लिख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई एक सिद्धांत बताइए, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इन प्रश्नों को आप लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से डाल दीजिए ग्रुप पर, जिससे लगे कि आप भी सक्रिय हैं। अब कल इस पाठ का अर्थात शीत युद्ध का दौर का अंतिम पाठ लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग जो है होमवर्क करिए और मोबाइल पर हमको भेज करके हमको भी महसूस कराइए कि हाँ आप लोग भी सक्रिय हैं। धन्यवाद।